आज की क्लास में हम इलास्टिक कोलिजन पर आते हैं। देखो बेटा, कोलिजन का मतलब है दो चीजों के दरमियान में टकराना। अगर मैं आपको कहता हूं कि आप घर में भी दो लोग आपस में अगर टकराते हैं तो उसे हम नाम देंगे कोलिजन का। तो बिल्कुल वैसे ही जब भी कोई दो चीजें टकराती हैं आपस में तो हम उसे क्या नाम देते हैं? कोलिजन का नाम देते हैं। अब ये कोलिजन हमारे पास दो तरह का होता है। एक कोलिजन को हम नाम देते हैं इलास्टिक कोलिजन, और एक कोलिजन को हम नाम देते हैं नॉन इलास्टिक या इन इलास्टिक कोलिजन। अभी इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? हम कहते हैं सर, एन इलास्टिक कोलिजन इज दैट इन विच द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर इज कंजर्व्ड। ये बताइए मोमेंटम किसे कहते हैं? व्हाट इज मीन बाय मोमेंटम? तो अगर मैं आपको मोमेंटम को डिफाइन करवाऊं, मोमेंटम की डेफिनेशन, तो हम कहते हैं सर, physical quantity that describes the quantity of motion is called as momentum। और इसको अगर आप डिफाइन करते हो तो कहते हो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड एज मोमेंटम। तो क्या बन जाता है? P is equal to m into v। ये वाली बात बेटा आप लोगों को याद रखनी है कि सर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमारे पास बहुत जरूरी है। और मोमेंटम की डायरेक्शन कैसी होती है, ये बात अपनी कॉपी में नोट कर लो। मोमेंटम की डायरेक्शन होती है वेलोसिटी जैसी, यानी जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम भी जा रहा होगा। अब आओ यूनिट पर। तो मोमेंटम का यूनिट कैसे निकलता है कि सर हम कहते हैं हमारे पास ये होता है केजी, क्योंकि मास का यूनिट क्या है? केजी है। और ये होता है बेटा मीटर पर सेकेंड। अब इसको हम किसके इक्वल करते हैं? अगर मैं इस यूनिट को मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं सेकंड से, यानी मल्टीप्लाई बाय सेकंड और डिवाइड बाय सेकंड, तो क्या आंसर आएगा? आप लोग देख सक रहे हैं स्क्रीन पर। आंसर आ रहा है केजी डॉट मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेकंड। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर होता है? सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो एक्सेलरेशन के बराबर होता है। और ये केजी किसका यूनिट है? सर केजी तो मास का यूनिट है, यानी एम का यूनिट है। तो क्या बन जाएगा? एम ए मल्टीप्लाई बाय एस। ये बताओ कि एम ए क्या होता है? सर एम ए तो फोर्स होती है, एफ होता है। हमने पढ़ा है फिजिकल टू एम ए। तो क्या बेटा मैं एम ए की जगह एफ लिख सकता हूं? जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एफ यानी न्यूटन डॉट सेकेंड। तो मोमेंटम के कितने फॉर्मूला हो गए? अब मैं यहां पर आपको एक काम करता हूं, व्हाइट बोर्ड पर भी अलहदा से करके दिखाता हूं कि मोमेंटम बराबर था मास इनटू वेलोसिटी। ये था बेटा किलोग्राम, और ये था बेटा मीटर पर सेकंड। अगर मैं इसको सेकंड से मल्टीप्लाई और सेकंड से डिवाइड करूं तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा केजी डॉट मीटर पर सेकंड स्क्वायर डॉट सेकंड। ये पूरी ए के बराबर हो गई, ये एम के बराबर हो गया। तो ये एफ इजिकल टू एम ए होता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? न्यूटन डॉट सेकंड। तो हमारे पास कितने यूनिट आ जाते हैं इसके? सर दो यूनिट आ जाते हैं। एक यूनिट तो सिंपल सिंपल आ गया किलोग्राम डॉट मीटर पर सेकंड, और दूसरा यूनिट क्या आ जाता है? न्यूटन डॉट सेकंड। ये वाला सवाल 2020 के ई कैट के पेपर में पूछा गया था। सवाल आया व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंटम। दोनों ऑप्शन दिए हुए थे, ये वाला भी और ये वाला भी, नीचे बोथ ऑफ देम लिखा हुआ था। बच्चे कंफ्यूज हो गए और उन्होंने इस पर सही जवाब लगा दिया। बाद में पता लगा कि इसका सही जवाब तो बोथ ऑफ देम था। ये वाली बात बेटा सबको समझ में आई? शाबाश। अब मैं आपकी चैट्स यहां पर देख रहा हूं। ठीक है, उमामा, जवेरिया, सामिया वेरी गुड, अनाबिया वेरी गुड बेटा, आपको समझ में आ गया। ठीक है, तकरीबन सभी लोगों को बात समझ में आ गई है। जूम क्लासेस का यही एडवांटेज है बेटा कि जो भी चीज हमें अगर नहीं समझ में आती है तो मैं देन एंड देयर आपके सामने रिपीट कर सकता हूं उसको। चले हम दोबारा यहाँ पर आते हैं, और अब एक और चीज हम देखते हैं कि सर हमारे पास बेसिक चैप्टर्स में हम पढ़ते हैं, हमारे पास एक होता है सीजीएस सिस्टम, एक होता है एफपीएस सिस्टम। अब इसको भी जरा मैं आपके सामने अलग से एक दफा लिख देता हूं ताकि ये भी हमें याद रहे कि ये क्या सिस्टम्स होते हैं सर।
देखो, एक आपके पास सिस्टम क्या है, सीजीएस, एक आपके पास सिस्टम क्या है, एमकेएस, एक आपके पास सिस्टम क्या है, एफपीएस। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास सर, इसका मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, इसका मतलब होता है मीटर, किलोग्राम और सेकंड, और इसका मतलब होता है फुट, पाउंड और सेकंड। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग आज भी केक जब लेना होता है तो पाउंड्स में भी लेते हैं ना, तो हमारे पास अब मुख्तलिफ यूनिट्स आते हैं, तो वही यहाँ पर सिस्टम्स में दोबारा, ये वाली बात समझ में आई बेटा? और ये सब आप लोग नोट करो अपने पास है, ताकि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो। वेरी गुड बेटा मनाल, वेरी गुड सामिया। अब हम कहते हैं सर हमारे पास, मैं दोबारा आपको बेटा उस स्क्रीन पर लेकर जाता हूं, तो सीजीएस सिस्टम में भी यूनिट मौजूद है जिसको हम कह रहे हैं डाइन्स पर सेकंड, क्योंकि सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट डाइन है, ये भी एक नई बात याद हो गई आपको। और एफपीएस में यहाँ पर आपके पास जो है वो पाउंड डॉट सेकंड आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कह रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कह रहा है व्हेन some bodies constituting an isolated system act upon one another, the total momentum of the system remains constant. अब ये इसकी एक्चुअल डेफिनेशन कह सकते हैं हम इसको, या एक्चुअल स्टेटमेंट कहते हैं। दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सेम। अब बच्चे कहते हैं सर ये सिस्टम यहाँ पर आए तो इससे क्या मुराद है? आइए तीन सिस्टम्स को पढ़ते हैं। जूम में हमें एडवांटेज ये कि बोर्ड मिल जाता है, तो हम यहाँ पर साथ साथ इसको पढ़ भी सकते हैं। हम कहते हैं हमारे पास सर एक सिस्टम को हम नाम देते हैं ओपन टाइप सिस्टम, एक को हम नाम देते हैं क्लोज सिस्टम, और एक को हम नाम देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब इनमें फर्क क्या है? इनका फर्क बताने से पहले मैं आपको एक जर्नल एग्जांपल दूंगा चाय की। उस एग्जांपल से मैं आपको ये ओपन और क्लोज समझाने की कोशिश करूंगा। चाय का एक कप है और उसको मैंने बाहर रख दिया, ठीक है। ये बताइए कि वो ठंडा भी हो जाएगा और कोई उसमें से चाय पी भी सकता है, ऐसे ही है? तो मैं ये कहूंगा ना कि चाय की जो मास है, यानी प्याली में क्वांटिटी है, और उसके अंदर जो एनर्जी है वो चेंज हो सकती है। लेकिन अब मैंने कहा कि सर मैंने क्या किया है, उसे एक बर्तन में, चाय को कप में डालने के बाद अलमारी को बंद कर दिया है। जब मैंने अलमारी को बंद कर दिया तो उसमें से अब चाय तो कोई भी नहीं पी सकता, ठीक है, चाय तो नहीं पी जा सकती, कोई भी चाय नहीं पिएगा, लेकिन वो ठंडी तो हो जाएगी ना। तो मास तो कंजर्व हो गया, लेकिन एनर्जी कंजर्व नहीं हुई, क्योंकि चाय ठंडी हो गई। लेकिन इस तरह के सिस्टम को बेटा क्या नाम देंगे? इस तरह के सिस्टम को नाम देंगे हम क्लोज सिस्टम। फिर हम कहते हैं सर अब हमने क्या किया, अब हमने एक थर्मोस ले लिया, उस थर्मोस में चाय को रखा। जब थर्मोस में चाय को रखा तो अब चाय के साथ क्या होने वाला है? हम कहते हैं कि सर अब चाय का मास भी नहीं बदला, मतलब पी भी नहीं किसी ने, और उसकी एनर्जी भी बदली, एनर्जी भी नहीं बदली, क्योंकि वो गर्म थी तो गर्म ही रहेगी ना, थर्मोस होता यही है, जिसमें चाय रखें तो वो गर्म रहे, या कोई ठंडी चीज रखें तो ठंडी रहे। तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब समझ में आ गया, जिसमें हमारे पास कोई भी चीज तब्दील नहीं हो रही है। कोई भी चीज से क्या मुराद है हमारी? कोई भी चीज से मुराद है कि सर उसमें कोई भी आने वाला मास एनर्जी तब्दील नहीं होगा। तीनों सिस्टम क्लियर है बेटा अब आप लोगों को एग्जाम्पल्स के साथ? क्लोज में मैंने अलमारी में रख दिया है चाय को, तो ठंडी हो जाएगी लेकिन कोई पिएगा नहीं। ठीक है बेटा, ठीक है, वेरी गुड। हम आगे बढ़ते हैं और दोबारा से हम अपनी स्क्रीन की तरफ जाते हैं। अब हमने कहा सर ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब देखो एक मजेदार बात ये कि एम कैट ई कैट में डेरिवेशंस नहीं आती, तो ये जो डेरिवेशंस होती हैं नोट्स में जो आप करते हैं वो आपको
नहीं करनी होती। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन आइए पढ़ते हैं। एन आइसोलेटेड सिस्टम इज वन in which constituents of system interact with one another and no external force is applied on them. ठीक है, actually a perfect isolated system is not possible in the physical world, but a group of objects whose mutual interaction with other object can frequently be treated as isolated. एग्जाम्पल क्या है, आपको याद है केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर का, तो उसमें आइडियल गैस पढ़ते हैं और हम कहते हैं कि सर जो आइडियल गैस होती है उसमें इलास्टिक कोलिजन होता है, क्योंकि वो कौन सा सिस्टम है, वो आइसोलेटेड सिस्टम है। तो यहां पर भी एग्जांपल दे दी हमने गैस की। ये वाली बात समझ में आई बेटा? ये वाला पॉइंट बेटा सबको क्लियर है यहां तक? जी जैद बेटा, कौन सी बात समझ में नहीं आई प्लीज वो बताइए। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होगा कि जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स आकर नहीं लग रही, और एग्जाम्पल में गैस के मॉलिक्यूल शामिल है। ठीक है बेटा, ये सारी बातें सवेरा बेटा हम अपनी ओरिएंटेशन क्लास में कर चुके हैं, आप एक मर्तबा ओरिएंटेशन क्लास दोबारा देख लीजिएगा। चलें जी आगे बढ़ते हैं, वापस आते हैं अपनी इलास्टिक कोलिजन वाली बात पर। और मुझे वक्त दीजिए, मैं साथ साथ लोगों को एंटर भी करता जा रहा हूं क्लास में, जो जो लोग हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। अब मेरी स्क्रीन पर बेटा इलास्टिक कोलिजन नजर आ रहा है आप लोगों को? यहीं से हमें एक वर्ड समझना था, तो हम वो समझने के लिए वहां गए थे। हमने कहा सर इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी तब्दील नहीं होती। मॉलिक्यूल अगर आपस में टकराते भी हैं तो टकराते रहेंगे, इस टकराने की वजह से उनको कोई नुकसान नहीं होने वाला। इसकी एग्जांपल में आपके पास अगेन आइडियल गैस आती है। जब कभी भी कहा जाएगा कि सब कुछ कंजर्व है, तो उसकी एग्जांपल में आपके पास आ जाएगी आइडियल गैस। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन क्या है, जिसमें सिर्फ क्या बचेगा, मोमेंटम बचेगा और काइनेटिक एनर्जी नहीं बचेगी, कंजर्व नहीं होगी। ये डिफरेंस आप लोग अपनी कॉपी में लिख लें, इस तरह का कॉलम बनाएं अभी सब लोग जिस कॉपी में आप नोट कर रहे हैं, और एक तरफ आप लिख लीजिए इलास्टिक और एक तरफ आप लिख दीजिए नॉन इलास्टिक। यहाँ पर आप लिख देंगे मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व होता है, यहाँ पर आप लिखें मोमेंटम कंजर्व होता है, एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। इसकी एग्जाम्पल में लिखिए आइडियल गैस और उसकी एग्जाम्पल में लिखिए यहां तक बात समझ में आई आप सब लोगों को? अब यहां तक क्लियर है? शाबाश बेटा, चैट पे मुझे यस करते रहिएगा। नॉन इलास्टिक की बेटा एग्जांपल कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है आपके पास, रियल गैस हो सकती है, ये तमाम की तमाम इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं। दोनों बेटा मरियम कॉलम बना के इनकी जो डेफिनेशंस है ना, उनको डिफरेंस बिटवीन बना के लिख लो, ताकि साथ साथ नोट्स भी तैयार होते रहे आप। ठीक है, ये टॉपिक्स मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हमें समझ में आ रहे हैं। ये डेरिवेशंस बेटा पेपर में नहीं आएंगी, ना आने की वजह है कि सर हमारे पास एग्जाम में अब डेरिवेशन के सवालात मौजूद नहीं होते हैं, क्योंकि अनमोल उसमें मॉलिक्यूल जब एक दूसरे से टकराता है तो जो चल रहा होता है वो रुक जाता है और जो रुका हुआ होता है वो चलता है। इस तरह उनकी एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। इलास्टिक की एग्जांपल बेटा आइडियल गैस है। ठीक है, यहां तक कुछ सवाल बेटा? आगे बढ़ जाऊं मैं? इसके बाद बेटा हमारे पास आता है अब थोड़ा सा मामला समझने का, इंक्लाइन प्लेन के टॉपिक को।
और इसमें से किस तरह के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं ये भी साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा। अब हम कहते हैं कि सर हमारे पास इंक्लाइन प्लेन क्या होता है। इंक्लाइन प्लेन इज अ काइंड ऑफ मशीन जो आपका काम आसान करती है। सपोज कीजिए आपको कहा जाता है कि आपको ऊपर की तरफ कोई चीज लेकर जानी है, बाइक है मिसाल के तौर पर, ये रोड है, ये आपकी बिल्डिंग की एंट्रेंस है, यहाँ से बाइक ले जानी है। तो बाइक ले जाने के लिए आपको अगर उठा के ले जाएंगे तो बहुत मेहनत लगेगी, बहुत वक्त लगेगा, एनर्जी ज्यादा जाएगी। आप क्या करते हैं, आप स्लोप लगाते हैं इस तरह का, इस पे बाइक ऊपर ले जाते हैं इजीली। इस स्लोप को इंक्लाइन प्लेन कह रहे हैं। पुल में भी यही होता है बेटा, पुल जो बनाया जाता है वो भी इसी तरह काम कर रहा होता है। घर में सीढ़ी जो बनाई जाती है वो भी ऐसे ही काम कर रही होती है। किसी भी चीज को ऊपर की तरफ लिफ्ट करने के लिए जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसे आप नाम देते हैं इंक्लाइन प्लेन का। अब इंक्लाइन प्लेन को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, प्लेन सरफेस विच मेक्स एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज कॉल्ड एज इंक्लाइन प्लेन। और ये इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल होगा ये 0 से 90 के दरमियान होगा, यानी इस रेंज के अंदर अंदर ही ये एंगल्स आ रहे होंगे, ठीक है। नाउ मोशन ऑफ एन बॉडी ऑन इंक्लाइन प्लेन, कंसिडर अ ब्लॉक ऑफ मास m। मास m आपने कंसिडर किया, ये है समझो ये मास m है इंक्लाइन प्लेन पर, विच मेक एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये एंगल बन रहा है थीटा। फिर हम कहते हैं सर द वेट w ऑफ द ब्लॉक इज एक्चुअली एक्टिंग डाउनवर्ड। अब आप लोग मैट्रिक क्लास में पढ़ते हैं मास और वेट के दरमियान फर्क, जिसमें हम ये जानते हैं कि मास स्केलर क्वांटिटी है, वेट वेक्टर क्वांटिटी है। वेट नीचे की तरफ लगता है और इसका फॉर्मूला mg होता है। तो पढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स में भी ना हम w इज इक्वल टू mg, वो इसीलिए कह रहे होते हैं w इज इक्वल टू mg, ठीक है। अब हमने कहा कि सर W इज इक्वल टू mg फॉर्मूला हो गया, वेट हमेशा कहां लगता है, डाउनवर्ड। ये पोजीशंस ना पेपर में याद रखनी होती है कि कौन सी चीज कहां लग रही है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना मोमेंटम की डायरेक्शन किसके साथ होती है, बताओ जरा, अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले। वेरी गुड अनमोल, मरियम, जवेरिया, अनाबिया, इशाल, फायजा, एक्सीलेंट। आपको पता है कल 9th मैट्रिक क्लास का रिजल्ट आया है और 98% तक एक स्टूडेंट जिनको पढ़ाया था मैट्रिक क्लास में वो पहुंचे। मुझे बहुत खुशी हुई उनका रिजल्ट देखकर। बाकी लोग तो ये समझते हैं कि पता नहीं कैसे आ जाती है परसेंटेज, लेकिन मुझे ये बात याद है कि जो भी मैं बात कहता था वो बच्चा उसको याद रखता था। तो आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि इस तरह की चीजें याद कर लें। जब आपके रिजल्ट आते हैं ना फिर दुनिया हैरान होती है, परेशान होती है कि यार इतना रिजल्ट कैसे आ गया, और आप खुश हो रहे होते हैं, आप अपनी धुन में मगन होते हैं कि नहीं हमने तो मेहनत से किया था इसलिए हमारा इतना अच्छा रिजल्ट आया। सो वेरी गुड, जिन बच्चों ने जवाब दिया। तो वेट कहां पर है, वेट डाउनवर्ड है। अच्छा जी, कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं ये देखिएगा जरा। सरफेस रिएक्शन जिसको हम आर कह रहे हैं, जो परपेंडिकुलर जाएगी उस प्लेन के, परपेंडिकुलर जहां जाएगा फॉरन जैन में कहिएगा एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ब्लॉक। मोशन अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन इस तरफ लगेगी, ब्लॉक अगर इस तरफ आ रहा है तो फोर्स उस तरफ लगेगी। इसको जरा याद रखिएगा, इन दोनों डायरेक्शंस को भी याद रहेंगी। अगर मैं आपसे पूछूं एमसीक्यूज में कि फोर्स की डायरेक्शन कहां है तो क्या जवाब देंगे, परपेंडिकुलर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि अपोजिट कहां है तो हम कहेंगे फ्रिक्शन उसके अपोजिट मूव कर रही है, ठीक है। अब यहां तक बात समझ में आई आप लोगों को, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। रिपीट कर देता हूं बेटा एक मरतबा, ये पॉइंट्स मैं बता रहा था। सरफेस टेंशन परपेंडिकुलर है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला जिससे इम्तिहान में न्यूमेरिकल आते हैं, आइए इसको देखते हैं एक मरतबा फिर। डेरिवेशंस तो हमारे पास आने नहीं वाली, लेकिन हमें फाइनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। फाइनल फॉर्मूला आता है हमारे पास, अब मैं आपको बोर्ड पर ले जाता हूं, व्हाइट बोर्ड पर, ताकि वहां मैं आपको इत्मीनान से समझाऊं। A इज इक्वल टू जी साइन थीटा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, सर जी इज ग्रेविटी। जी क्या चीज है सर, जी हमारे पास ग्रेविटी होती है जो कि फिक्स वैल्यू है, जिसे हम कहते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस 9.8 को हम कितना कंसीडर कर लेंगे,
10 कंसीडर करेंगे। क्यों 10 कंसीडर करेंगे? क्योंकि सर हमें तो बगैर कैलकुलेटर के कैलकुलेशन करनी है, तो इसलिए आपने इसको 10 मान लिया। अब अगर मैं आपको कहता हूं कि सवाल पूछा जाए हमसे कि किस कंडीशन में आपके पास फोर्स मैक्सिमम होगी और किस कंडीशन में आपके पास फोर्स मिनिमम होगी, तो क्या जवाब देंगे? आइए जरा देखते हैं मैक्सिमम और मिनिमम को जवाब कैसे दिया जाएगा। फॉर्मूला क्या है? A इज इक्वल टू जी साइन थीटा। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर पे एंगल कितना बनता है? परपेंडिकुलर पे एंगल बनता है 90। परपेंडिकुलर पे एंगल कितना बनता है बेटा? 90 बनता है। तो साइन 90 कितना होता है? साइन 90 तो 1 होता है सर। तो ए किसके बराबर हो जाएगा? जी के, यानी मल्टीप्लाई बाय 1 करने से फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। तो एक्सेलरेशन डायरेक्ट किसके बराबर हो गई? ग्रेविटी के बराबर हो गई। तो जो इंक्लाइन प्लेन की फोर्स आपको मिली, उसकी मैक्सिमम फोर्स कहां मिली? एंगल 90 पर। ये वाली बात समझ में आई? When the angle is 90, then the force is maximum. ये पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, कश्यप लिखती हैं कि उनको ये बात समझ में आ गई। मरियम भी लिखती है उनको ये बात समझ में आ गई। एक्सीलेंट। अनाबिया को भी समझ में आ गया। वेरी गुड, एक्सीलेंट। मनाल शाबाश। सामिया वेरी गुड। जवेरिया वेरी गुड, गुड। उमामा शाबाश। फाइजा शाबाश, एक्सीलेंट। मुझे बड़ी खुशी होती है। अब्दुल हादी वेरी गुड। लाइबा, सवेरा, टीमा गुड। अच्छा, अब आते हैं मिनिमम पर कि सर ये मिनिमम वाला क्या चक्कर है। तो मैं कहता हूं कि व्हेन इट कम्स टू मिनिमम, तो अब हम कहते हैं सर A इज इक्वल टू जी साइन थीटा इज द फॉर्मूला। तो ये इसको ऐसे ही रख दिया आपने। अब आपने कहा कि सर ऐसे पैरेलल जा रहे हैं, पैरेलल पे तो कोई चीज मूव ही नहीं करेगी क्योंकि एंगल 0 है, और साइन 0 किसके बराबर होता है? साइन 0 0 के बराबर होता है। तो ए हो जाएगा जी मल्टीप्लाई बाय 0। याद रहे, 0 से अगर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो खुद 0 हो जाता है, जिसको हम यूं कहते हैं जो 0 से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। तो वो नंबर 0 हो गया, तो ए बराबर हो जाएगा 0 के। तो ये आपके पास हो गया ए इज इक्वल टू 0, यानी एक्सेलरेशन 0 हो गई। और 0 को हम, निम्रा शायद आपने अभी क्लास ज्वाइन की है, हमने इससे पहले फॉर्मूला देखा। फॉर्मूला था ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा। हम उसी फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं। ये वाली बात समझ में आई बेटा आप लोगों को? कि कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा? जब आपस में पैरेलल होंगे मरियम, तब हम कहते हैं कि हमारे पास एंगल 0 होगा। ये याद रखना कि जब कभी भी फिजिक्स में कहीं पर भी कहेगा परपेंडिकुलर, तो आपके पास एंगल होगा 90, और जब कभी भी आपको कहेगा पैरेलल, तो आपके पास एंगल आएगा 0। ठीक है, इसको भी नोट कर लें बेटा। निम्रा ये फॉर्मूला है, डेरिवेशन की बात निकलता है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप ये सवाल क्यों पूछ रही हैं। ये है ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा। ये रहा फॉर्मूला बेटा। टेंजेंट और कॉस थीटा हम नहीं लेते इंक्लाइन प्लेन के लिए। ठीक है, यहां तक की बात भी आप लोगों को समझ में आ रही है। दैट्स वेरी गुड। आइए आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक में, और इस टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं। अब ये देखो, यहां पर इस तरह ड्राइव हुआ है। कुछ एंगल्स आप लोग याद कर लेना, जिन एंगल्स के सवाल पूछे जाते हैं ज्यादातर। जैसे जब एंगल 0 होगा तो ए कितना आ गया? 0 आ गया। जब एंगल 30 है, अब साइन 30 बराबर होता है बेटा, जी जवेरिया फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। साइन 30 बराबर होता है 0.5 के। तो 9.8 का आधा करना होगा ना आपको। 0.5 का मतलब होता है 9.8 को आधा कर दें। 9.8 का आधा आपके पास आता है 4.9। तो एक्सेशन कितनी आ जाएगी? 4.9 आ जाएगी। जब ये 60 होगा तो आपके पास 0.866 बनता है। ठीक है, ये यहाँ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हुई भी है, तो इस हिसाब से आप नहीं कैलकुलेट करेंगे। और ये वाला आप देख लें नंबर, ये वाला। तो ये 1, 2 और 3, ये 3 कंडीशंस आप लोग अपने पास नोट कर लें। जी सवेरा, तभी फ्लैश कार्ड्स आप लोगों के बनवाए थे कि अगर आप लोग
फ्लैश कार्ड अच्छे तरीके से बना लेते हैं तो आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। बहुत सारे बच्चों ने फ्लैश कार्ड्स बना भी लिए और फ्लैश कार्ड्स बनाकर उन्होंने मुझे भेजना शुरू भी कर दिया और बहुत अच्छी साइन है कि वो इस पर काम कर रहे हैं। आज की क्लास में हमने 3 और टॉपिक बेटा इस चैप्टर के पढ़ लिए। अपने पास ना नोट करते रहो, हम जो-जो चीजें पढ़ते जा रहे हैं, ताकि आपको भी अंदाजा होता रहेगा कोर्स किस फेस में जा रहा है आपका। आज की क्लास में 3 टॉपिक हमने पढ़ लिए। कौन-कौन से पढ़ लिए? सर हमने मोमेंटम पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा, इलास्टिक कोलिजन पढ़ा और हमने इंक्लाइन प्लेन पढ़ा। अब नेक्स्ट वीक जो हमारी क्लास होगी, कौन सा एंगल का पेज बेटा दोबारा? मैंने जो अपनी स्क्रीन पर लिखा था ये वाला, जी ये देख लीजिए। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उस क्लास में हम इसको आगे बढ़ाएंगे और हम टेंशन इन स्ट्रिंग पर जाएंगे। अब कल की अनाउंसमेंट सुन लें आप लोग। कल टेस्ट है, तो मैं ये अब बोर्ड पर लिख दूं कि कल आपका ऑनलाइन टेस्ट है, एमसीक्यूज बेस गूगल फॉर्म टेस्ट है, जिसमें फिजिक्स में जी बेटा वो भी होगा। एमसीक्यूज की जब हम आएंगे ना वो भी हम करेंगे, जिसमें एमसीक्यूज होंगे फिजिक्स में। क्लास 8:45 पे स्टार्ट हुई थी और यही टाइम आप लोगों को बताया गया था। फिजिक्स में जो टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं अब तक, उन टॉपिक्स का टेस्ट होगा हमारा, ठीक है? कल टेस्ट होगा, ये इसकी डिटेल्स मैं सारी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दूंगा, जिस ग्रुप में आप लोग मौजूद हैं, कि आप लोगों को कितने बजे टेस्ट होगा और कितने बजे टेस्ट कंप्लीट होगा। जितना पढ़ लिया उमर अब तक हमने, वो तमाम की तमाम चीजें आएंगी। आप लोग अपनी कॉपीज मेंटेन कर रहे होंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप कॉपी नहीं मेंटेन करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी। जी उमर, उन सब की रिकॉर्डिंग्स का मैंने आपको मैसेज भी किया था कि वो जब तक हमारी 30 नवंबर तक क्लासेस चल रही हैं, ये रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पर आपको मिलती रहेंगी। इसके बाद फिर गूगल ड्राइव बन जाएगी जो सिर्फ रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स को ही मिल रहा होगा। तो अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है बेटा इन जूम क्लासेस में और वो यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहा है, तो वो 0309677677 पर मैसेज करके डिटेल्स ले सकता है। अभी थोड़ी देर बाद हमारी केमिस्ट्री की भी क्लास है। ये आज मैं वो क्लास ले रहा हूं जो कल हमारी इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से क्लास नहीं हो सकी थी, उसके इन लिeu में आज ये क्लास हुई है। अभी 9:30 बजे दोबारा हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास है, जिसका इनवाइट मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज चुका हूं। यहां तक की सारी बातें क्लियर है मेरे बच्चों आप लोगों को? तो इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद आप लोगों से केमिस्ट्री की क्लास में फिर मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।